पिछले वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू की स्टडी की है, जिसमें हमने स्टडी किया है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 टाइप्स हमने स्टडी कर लिया है और जो लेफ्ट रह गई है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो आज स्टडी करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब आप मुझे यह बताओ कि हम जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ऑफकोर्स उन पे कवर लगा देते हैं, जैसे आपकी मोबाइल, कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सबों में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोटेक्टिव कवर लगा देते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वह सुरक्षित रहें। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या है कि स्किन है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन प्लांट्स का क्या? प्लांट्स के इंटरनल ऑर्गन्स को भी तो सुरक्षित रखना है, तो उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाता है, आज की वीडियो में इसी की स्टडी करेंगे। हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज संजू कुमारी। आई हैव मोर देन 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल फील्ड। शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्लांट्स के इंटरनल ऑर्गन्स को भी सुरक्षित रखा जाता है और उनमें पाए जाते हैं एपिडर्मिस एंड कॉर्क। सबसे पहले एपिडर्मिस की मीनिंग के बारे में जानेंगे कि एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है। एपी मीन्स होता है एबव और अप, और डर्म मीन्स होता है स्किन, यानी पौधों के जो पार्ट्स होते हैं उसके ऊपरी लेयर को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। फाउंड इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, जैसा कि नाम से ही समझ पा रहे हैं हम लोग कि यह सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर में पाई जाएगी। सेल्स आर फ्लैट एंड इलोंगेटेड। सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैट एंड इलोंगेटेड होते हैं, कुछ इस तरह से। इस प्रकार से इसकी सेल्स होती है। यह फ्लैट एंड इलोंगेटेड होती है। यूजुअली यह सिंगल लेयर की होती है, कभी कभी मल्टीपल लेयर की भी हो सकती है। इसकी सेल्स की जो शेप एंड साइज है वह इरेगुलर होती है, कोई निश्चित आकार नहीं होता इसका। पॉइंट नंबर 3, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स जो है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, यानी कोई भी बीच में रिक्त स्थान नहीं है, है ना। कोई भी रिक्त स्थान शेष नहीं है, यानी कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं, जिसके कारण इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। अगर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो माइक्रोब्स, मॉइस्चर एंड एयर प्रेजेंट हैं वह इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू सेल्स के अंदर आ सकते हैं। इसीलिए सेल्स जो है यहाँ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। द आउटर एंड साइड वॉल्स ऑफ द सेल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स। सेल्स की जो आउटर एंड साइड वॉल्स है वह इनर वॉल्स की अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि यह एनवायरनमेंट के संपर्क में रहते हैं, इसलिए यह थोड़ी मोटी होती है। पॉइंट नंबर 5, एपिडर्मिस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू हैबिटेट एंड नीड्स। एपिडर्मिस जो है हैबिटेट एंड नीड्स के अकॉर्डिंग थोड़ी मॉडिफाई भी होती है। एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। ड्राई हैबिटेट में जो प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस, क्यूटिकल, थोड़ी मोटी हो जाती है ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके। अगर ऐसे पौधों में वाटर लॉस हो गई तो पौधे के लिए यह हार्मफुल साबित हो सकता है, इसलिए क्यूटिकल थोड़ी मोटी हो जाती है। इस तरह के पौधों में हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं और यह भी वाटर लॉस को रोकने में सहायक होते हैं। आते हैं एरियल प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, यह देखते हैं। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन secrete a waxy water resistant layer on their outer surface called cuticle। तो सबसे पहले समझते हैं एरियल पार्ट किसे कहते हैं। प्लांट का जो पार्ट एयर के एक्सपोजर में रहता है उसे क्या कहते हैं?
एरियल पार्ट। अब जैसे यह जो है रूट इसमें नहीं आएगी क्योंकि रूट एयर के एक्सपोजर में नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगी, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स जो भी है वह सारे क्या है इसमें एरियल पार्ट्स में आएंगे। यानी प्लांट्स का वह भाग जो एयर के एक्सपोजर में हो उसे एरियल पार्ट्स कहते हैं। तो एरियल पार्ट्स हमने समझ लिया। अब एरियल पार्ट्स में क्या चेंजेस आते हैं, एरियल पार्ट्स में अगर देखें हम लीफ की बात करें तो लीव्स में क्या होती है, जैसे पानी की जो बूंदें पड़ती हैं लीव्स पर तो वह सतह पर नहीं रहती, वह नीचे गिर जाती है। या इस वजह से होती है क्योंकि लीफ जो है वह एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस सेक्रेट करती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यह क्यूटिकल है। क्यूटिकल की जो लेयर है वह क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिन इज अ वैक्सी एंड वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस। यह नॉन सेलुलर होती है। यह क्यूटिकल की जो लेयर है इसकी फंक्शन देख लेते हैं। दिस एक्ट्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंगाई। यह क्या कुछ करती है, प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल की लेयर वाटर लॉस से बचाती है और मैकेनिकल इंजरी से भी बचाती है। और क्या करती है कि पैरासिटिक फंगाई जो होती हैं उसके अटैक से भी बचाती है। यह हो गई क्यूटिकल की लेयर की फंक्शन। अब देखते हैं रूट एपिडर्मिस हैज नो वैक्सी कोटिंग। हमने देखा कि प्लांट की जो एरियल पार्ट्स है उसमें वैक्सी कोटिंग होती है, लेकिन जो पार्ट एरियल नहीं है यानी जो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, यानी ये अंदर वाली जो पोर्शन है यानी जो रूट वाली पोर्शन है उसमें क्या होती है, क्यूटिकल की लेयर नहीं पाई जाती है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं पाई जाती है, तो इसलिए क्योंकि रूट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होती, ठीक है ना। अब ट्रांसपिरेशन क्या है, लीफ के द्वारा जो वाष्प का उत्सर्जन होता है स्टोमाटा के थ्रू उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, हिंदी में उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जानना काफी है कि पत्तियों के स्टोमाटा के द्वारा वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहलाती है। तो यह प्रोसेस जो है इस पार्ट में तो होगी, है ना, लेकिन यह जो रूट वाली पोर्शन है रूट में नहीं होती है, क्योंकि रूट में चूंकि ट्रांसपिरेशन ही नहीं होती है इसलिए वहां पर वाटर लॉस के चांसेस ही नहीं है, जिसके कारण यह क्यूटिकल की लेयर वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम लोग एपिडर्मिस के फंक्शन पर आते हैं। हम लोग देखेंगे कि एपिडर्मिस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो यह क्या करेगी, प्लांट्स के प्रत्येक पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, जैसे रूट, स्टेम एंड लीव्स। उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर। इन लीव्स एपिडर्मल सेल्स फॉर्म स्टोमाटा। लीव्स में क्या करती है कि जो एपिडर्मल सेल्स होती है वह स्टोमाटा की फॉर्मेशन करती है। स्टोमाटा क्या होता है इसे समझते हैं। जैसे यह लीफ है, यह हो गई लीफ, तो इसके बीच बीच में इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। और लीफ की जो एपिडर्मिस होती है वह दो प्रकार की होती है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। जैसे यह लीफ है तो अपर एपिडर्मिस होती है ऊपर एंड लोअर एपिडर्मिस लीफ के निचले हिस्से में होती है। तो लीफ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको जरा देख लेते हैं। यह है लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एपिडर्मिस जो है एरियल पार्ट में क्या करती है कि एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर बनाती है जिसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। तो यह जो अपर लेयर आप देख रहे हैं यह है क्यूटिकल, यह है क्यूटिकल। और जैसा कि मैंने बताया कि लीफ की जो सरफेस होती है उसमें ऊपर की तरफ
अपर एपिडर्मिस एंड नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। तो यह है अपर एपिडर्मिस। यह जो आप देख पा रहे हैं यह है अपर एपिडर्मिस एंड यह जो निचला भाग है इसे कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो लीफ में हमने देखा कि जगह जगह पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं यानी छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमने क्या कहा स्टोमाटा। तो यहाँ पर यह आप देख पा रहे हैं कि पोर्स प्रेजेंट है यानी यहाँ पर एक गैप है जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टोमाटा। और इसी स्टोमाटा के थ्रू क्या होती है कि वातावरण में जो CO2 प्रेजेंट है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वह अंदर जाती है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या होती है? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज अ movement of substance from an area of high concentration to the area of low concentration। हमने क्या देखा? डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, डिफ्यूजन वह प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस का चाहे वह लिक्विड हो या गैस हो उस सब्सटेंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की ओर मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। अब इसे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम की बोतल जो हमने इस जगह पे खोली पर इसकी खुशबू जो है रूम के हर कोने में पहुंच जाती है। किस तरह से? इसी डिफ्यूजन की प्रोसेस से, क्योंकि जहां पर हमने परफ्यूम की बोतल खोली है वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वह ज्यादा है, परफ्यूम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर ज्यादा है, और कमरे के दूसरी ओर जहां पर कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं है वहां पर क्या होती है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करती है और होती है कि कमरे के विभिन्न हिस्सों में परफ्यूम की खुशबू पहुंच जाती है। डिफ्यूजन आ गई समझ में? तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि हमने क्या देखा कि यह इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। तो लीफ में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होती है कि पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं और इसके लिए CO2 चाहिए होता है। CO2 पौधे को, आप देख पा रहे हैं कि पौधे को CO2 वातावरण से मिल जा रही है ना। तो ये CO2 जो है वातावरण से पत्तियों के अंदर इस प्रकार से जा रही है, क्योंकि पत्तियों में ही फूड फॉर्मेशन होनी है, तो पत्तियों के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से जा रही है। अब आप देखिए CO2 किस प्रकार से जा रही है। CO2 को जाने का कोई रास्ता तो चाहिए ना, तो CO2 स्टोमाटा के थ्रू अंदर जा रही है। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CO2 अंदर जा रही, दैट मीन्स कि स्टोमाटा ओपन है ना, और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रही है। और ये तब होती है जब स्टोमाटा जो है वह खुली हुई हो, ओपन हो। स्टोमाटा की स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह जो है ओपन स्टोमाटा है, यानी ओपन स्टोमाटा की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, यानी इसका ये ओपन है और ये बंद हो गई, फिर ये ओपन हो गई, फिर यह बंद हो गई। इसी प्रकार की प्रोसेस यहाँ पर होती है। यह स्टोमाटा ओपन है यहाँ पर और यहाँ पर क्लोज हो गई है ना। और यह स्टोमाटा का ओपन एंड क्लोज होना जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं उसकी टर्जिडिटी पर निर्भर करता है ना। अब हम लोग स्टोमाटा की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यह स्टोमाटा है जो कि ओपन है, यानी कि इस तरह की स्टोमाटा की स्ट्रक्चर बनती है, यह ओपन और क्लोज होती रहती है ना। तो यह ओपन है और यह क्लोज स्टोमाटा है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यह सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना। ये सारे क्लोरोप्लास्ट हैं जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाती है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होती है ना। तो और यह एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स में ही स्टोमाटा पाई जाती है और यह न्यूक्लियस है ना। तो यह हो गई स्ट्रक्चर। और अब हम देखते हैं कि स्टोमाटा जो है ओपन और क्लोज कैसे होती है। जब जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो
तब क्या होती है, गार्ड सेल्स जल अवशोषित कर फूल जाती है और स्टोमाटा ओपन हो जाती है। और जब गार्ड सेल्स सिकुड़ जाते हैं और स्टोमाटा क्लोज हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करती है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल से क्या करती है, यहाँ जो रूट में इस तरह के रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये सारे रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर यानी H2O एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। या रूट हेयर्स जो हैं वह क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, शूट हेयर। शूट हेयर जिसको कि ट्राइकॉम्स भी कहते हैं, यह क्या करती है, रिड्यूस द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। यह क्या करती है कि वाटर के इवेपोरेशन को रिड्यूस करती है। हेयर क्या करती है, वाटर जो वेपर के रूप में बाहर निकल जाते हैं उसका निकलना कम करती है, यानी वाटर इवेपोरेशन को रिड्यूस करती है। और ऐसा हम लोगों ने ड्राई हैबिटेट वाले पौधे में देखा था कि शूट हेयर्स प्रेजेंट थे जो कि वाटर इवेपोरेशन को कम कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने एपिडर्मिस कंप्लीट कर ली है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या स्टडी की है। हम लोगों ने देखा कि एपिडर्मिस की मीनिंग क्या होती है। एपी मीन्स होती है एबव या अप, और डर्म मीन्स होती है स्किन, यानी कि यह सेल्स की अपर लेयर में पाई जाती है। और इसकी जो सेल्स होती है वह किस प्रकार की होती है, सेल्स जो होती है फ्लैट होती है और इलांगेटेड होती है। यह बिल्कुल इर्रेगुलर इन शेप एंड साइज की होती है, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं होता इसका। कि जो आउटर वॉल्स एंड साइड वॉल्स होती है वह इनर वॉल्स की अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है। और हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू हैबिटेट एंड नीड्स, यह क्या है, एपिडर्मल सेल्स जो है इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस आती है। जैसे कि ड्राई हैबिटेट वाले पौधे में हमने देखा कि इसकी जो एपिडर्मिस है वो थिक हो जाती है ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके या कम किया जा सके। उसी तरह से एरियल पार्ट्स में हमने क्या देखा कि एरियल पार्ट्स जो होते हैं वह एयर के एक्सपोजर में होते हैं, यानी कि रूट को छोड़कर स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, यानी रूट को छोड़कर स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, ये सारे क्या है, ये एरियल पार्ट्स है। एरियल पार्ट्स में हमने क्या देखा कि एरियल पार्ट्स क्या सेक्रेट कर रहे हैं, एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर जो कि क्यूटिंग की बनी होती है, और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। यह क्या करती है, वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड जो फंगाई है, पैरासिटिक फंगाई, उसके अटैक से भी बचाती है। फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि एपिडर्मिस जो है वह एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो यह रूट, स्टेम एंड लीव्स मतलब प्लांट के हर पार्ट्स की प्रोटेक्शन कर रही है। दूसरा हमने देखा कि लीव्स, इन लीव्स एपिडर्मल सेल्स फॉर्म स्टोमाटा। लीव्स में क्या है, एपिडर्मल सेल्स जो है, यहाँ लीव्स में एपिडर्मल सेल्स जो है स्टोमाटा की फॉर्मेशन कर रही है। यह स्ट्रक्चर में हमने देखा कि लीव्स में जगह जगह पर छिद्र पाए जा रहे हैं। इन्हीं छिद्र को यानी पोर्स को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। क्या करती है, ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज में मदद करती है। ट्रांसपिरेशन में हमने जाना कि ट्रांसपिरेशन वह प्रोसेस जिसके द्वारा जल जो है वह वाष्प के रूप में पत्तियों के इसी स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाती है। और गैसियस एक्सचेंज यानी कि CO2 का वातावरण से स्टोमाटा के द्वारा अंदर जाना, जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर जा रही है, और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप बाय प्रोडक्ट के रूप में बने हुए ऑक्सीजन का बाहर निकलना ही गैसियस एक्सचेंज कहलाती है। और इसमें स्टोमाटा मदद कर रही है। और डिफ्यूजन में हमने देखा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यह ओपन स्टोमाटा है और यह क्लोज स्टोमाटा है। ओपन स्टोमाटा यह जो है यह गार्ड सेल्स है और इसके ऊपर यह एपिडर्मल सेल्स है। स्टोमाटा का ओपन होना एंड क्लोज होना गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी पर डिपेंड करता है ना। जब जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो गार्ड सेल्स जल पूरी तरह से अवशोषित कर फूल जाती है और स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं। और जल की जब कमी होती है तो स्टोमाटा
बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि गार्ड सेल्स जल की कमी के कारण सिकुड़ जाती है और इसलिए स्टोमाटा बंद हो जाती है। स्टोमाटा का ओपन एंड क्लोज होना दोनों हम लोगों ने समझ लिया, यानी स्टोमाटा क्या है या किस प्रकार से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, यह सब हम लोगों ने देख लिया। और अब आते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करती है? रूट हेयर्स जो कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, और रूट हेयर्स क्या करती है? रूट जो कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है मिट्टी से, है ना, जाइलम के थ्रू। और यह जो रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब आते हैं हम लोग सूट हेयर जिसको कि हम लोग ट्राइकोम्स भी कहते हैं, है ना। यह क्या करती है? रिड्यूस द इवेपोरेशन ऑफ वाटर की इवेपोरेशन को यह कम करती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि यह इस तरह से, है ना, इस तरह से रूट हेयर्स प्रेजेंट होती है ड्राई हैबिटेट वाले प्लांट्स में, और यह क्या करती है? वाटर इवेपोरेशन को रिड्यूस करती है। अब हम लोग स्टडी करेंगे दूसरे टाइप की प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी कॉर्क के बारे में। कॉर्क यह कहाँ पाई जाती है? यह बिग वुडी ट्री में पाई जाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यह एक बिग वुडी ट्री है, तो इसमें कॉर्क पाई जाएगी। फाउंड इन बिग वुडी ट्री। नंबर 2, एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। यंग प्लांट में हम क्या देखते हैं कि जो आउटर लेयर होती है वह एपिडर्मिस की होती है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करते जाते हैं उसमें कुछ चेंजेज आती जाती है। और यह किस प्रकार की चेंजेज आती है? अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम किसे कहते हैं? लैटरल मेरिस्टेम को हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, और इससे पौधे की जो स्टेम होती है उसकी गर्थ में वृद्धि होती है। लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क। यह क्या करती है? कॉर्टेक्स रीजन में, जैसे यह एपिडर्मिस है ना, और यह वस्कुलर बंडल, और ये जो पेरिसाइकिल होती है, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में हम लोग क्या जानते हैं कि कॉर्टेक्स पाई जाती है ना। तो इस कॉर्टेक्स रीजन में क्या होती है? एक सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी लैटरल मेरिस्टेम की एक पट्टी सी बनती चली जाती है ना, इस तरह से एक पट्टी सी बनती चली जाती है, तो कि हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही कॉर्क कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, द कॉर्क आर डेड। यह जो कॉर्क बनती है वह कैसी होती है? डेड होती है, यानी कि मृत होती है। इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यह डेड होती है। पॉइंट नंबर 4, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। प्रोटेक्टिव टिश्यू की सेल्स इस प्रकार की होती है। ऊपर आप देख रहे हैं रप्चर्ड एपिडर्मिस है, और यह जो आप देख पा रहे हैं यह है कॉर्क, है ना, यह है प्रोटेक्टिव टिश्यू। यह डायग्राम हो गई प्रोटेक्टिव टिश्यू की। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज। सेल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, बहुत टाइटली अरेंज्ड है, बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, है ना, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इनका काम है प्रोटेक्शन करना। जितनी सुदृढ़ता से यह अरेंज होंगे उतना ही यह परफेक्टली प्रोटेक्शन का काम करेंगे। पॉइंट नंबर 5, सेल वॉल इज थिक एंड इम्परमिएबल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। सेल वॉल इसकी थिक होती है एंड इम्परमिएबल होती है, यानी कि इसके अंदर तत्वों का आवागमन नहीं होता। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण सेल वॉल थिक एंड इम्परमिएबल हो जाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह पूरी है, इसकी स्टेम की सेक्शन है, जिसमें कि आप यह देख पा रहे हैं कि यह सेल्स है इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, है ना, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। और इसके ऊपर यह जो है
है ना, सेल वॉल के ऊपर यह सुबेरिन की डिपोजिशन हुई है, जिसके कारण सेल वॉल थिक हो गई है एंड इम्परमिएबल हो गई है। सुबेरिन क्या करती है, मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर, सेल वॉल के अंदर गैसेस और वाटर जाने से रोकती है। अब हम लोग कॉर्क के फंक्शन पढ़ाते हैं कि कॉर्क क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले तो यह प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो ऑफ कोर्स यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि सेल वॉल काफी थिक हो गई है सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण, है ना। तो इससे क्या होती है कि जो मेच्योर स्टेम होते हैं उसकी प्रोटेक्शन होती है। पॉइंट नंबर 2, गैसियस एक्सचेंज, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द गैसियस एक्सचेंज। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। In cork tissue, cells are compactly arranged. That's why it's provide mechanical strength to the plant. Point number 4, prevents infection and injury. इसके साथ ही हम लोगों ने कॉर्क की स्टडी फिनिश कर ली है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कॉर्क कहाँ पाई जाती है, यह बिग वुडी ट्री में पाई जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह बिग वुडी ट्री है ना। इसमें कॉर्क टिश्यू पाई जाएगी। प्लांट्स जैसे जैसे ग्रो करते हैं उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। यंगर प्लांट्स में जो अपर लेयर होती है वो एपिडर्मिस की बनी होती है, लेकिन जैसे जैसे यह मैच्योरिटी गेन करते हैं यानी कि प्लांट्स ग्रो करते हैं, इसमें सर्टेन चेंजेस आते हैं। वह चेंजेस क्या होती है, कॉर्टेक्स रीजन में लेटरल मेरिस्टेम की एक पट्टी सी बन जाती है ना, और एक दूसरे को वह रिप्लेस करती रहती है, पट्टी काफी चौड़ी बनती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। और यह कॉर्क कैसी होती है, यह डेड होती है और इसकी सेल वॉल काफी थिक होती है, क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है इस पर, जिसके कारण इसकी थिकनेस बढ़ जाती है एंड दिस मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, है ना। प्रोटेक्टिव नेचर होने के कारण इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। अगर इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे तो मे बी माइक्रोब्स, एयर एंड वाटर ये सब सेल्स के अंदर एंटर कर जाए, इसलिए सेल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाए जाते हैं। और अब आते हैं फंक्शन पे। इसकी फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन है प्रोटेक्शन, या प्रोटेक्शन देती है। एंड गैसियस एक्सचेंज, सुबेरिन क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जिसके कारण इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। इसके साथ ही हम लोगों ने कॉर्क की स्टडी काफी अच्छी तरह से कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए पढ़ो, लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।